क्या हो अगर एक ही संख्या 2000 साल का इतिहास बदल दे। सन 2000 के शुरुआती दशक में एक निजी जेनेटिक्स कंपनी ने दावा किया कि उत्तर मैसेडोनिया के 30% लोग सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट के सीधे वंशज हैं। यह आंकड़ा बहुत तेजी से फैल गया। यह खबरों में, स्कूल की चर्चाओं में और राजनीतिक भाषणों में दिखाई देने लगा। कई लोगों को यह एक गर्वित कहानी की वैज्ञानिक पुष्टि जैसा लगा। यह दावा एक जटिल पहचान के सवाल का आसान जवाब देता था और एक राष्ट्रीय किंवदंती को डेटा जैसी चीज में बदल देता था। लोग इसे बार बार दोहराते रहे क्योंकि यह साफ, यादगार और साझा करने में आसान था। पर जब वैज्ञानिक यह जांचते हैं कि यह संख्या आई कहां से और कैसे निकाली गई थी, तब क्या होता है? हर ताकतवर मिथक की शुरुआत एक भरोसेमंद स्रोत से होती है। सिकंदर के वंशजों का यह दावा आइगर नाम की एक स्विस आधारित जेनेटिक्स कंपनी से आया था। कागज पर यह पेशेवर लगती थी, लेकिन असल में कंपनी ने न तो कोई पीयर रिव्यू, समीक्षित रिसर्च प्रकाशित की, न ही किसी प्राचीन डीएनए विशेषज्ञ के साथ काम किया। प्रमाणित प्राचीन अवशेषों के बजाय उन्होंने आधुनिक बाल्कन क्षेत्र के डीएनए की तुलना कुछ अस्पष्ट क्षेत्रीय नमूनों से की और फिर नतीजों को प्राचीन मैसिडोनियन, स्लाविक या हेलेनिक कह दिया। प्रतिशत देखने में सटीक लगे, लेकिन उनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। यह आनुवंशिक सबूत नहीं था, बल्कि विज्ञान जैसा दिखने वाला मार्केटिंग था। अगर ये आंकड़े कल्पना थे, तो उत्तर मैसिडोनिया का असली डीएनए क्या दिखाएगा? जब मिथक गिरते हैं, तो सबूत सामने आते हैं। स्कोप्जे के फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट में ज्लातको याकोव्स्की की अगुवाई में एक टीम ने 6 साल तक पूरे देश में अध्ययन किया। उन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों से 1000 से ज्यादा लोगों के डीएनए नमूने लिए और 2 तरीकों से उनका विश्लेषण किया: वाई डीएनए, पैतृक रेखा, और एमटीडीएनए, मातृ रेखा। उद्देश्य था आज की आबादी की आनुवंशिक प्रोफाइल को मानक तरीकों से स्पष्ट रूप में वर्णित करना। नतीजे एक समान थे। वाई डीएनए और एमटीडीएनए के पैटर्न दक्षिणी स्लाविक और पड़ोसी बाल्कन समूहों से सबसे अधिक मेल खाते हैं। प्राचीन मैसेडोनियन राजघराने से कोई प्रामाणिक संबंध नहीं मिला, क्योंकि विश्लेषण में कोई असली शाही अवशेष शामिल ही नहीं थे। अगर कोई शाही डीएनए नहीं मिला, तो फिर असली पूर्वज कौन हैं जो मैसेडोनियन जीन में लिखे हैं? सिकंदर से पहले, राज्यों से पहले, वो कबीले थे जिनके नाम समय ने लगभग मिटा दिए। बहुत पहले, जब मैसेडोन एक राजनीतिक राज्य नहीं बना था, तब यह इलाका छोटे समूहों जैसे पायोनियन, दारदानियन और लिंकेस्टाई का घर था। ये जनजातियां आज के उत्तर मैसेडोनिया की नदियों और पहाड़ी घाटियों में रहती थीं। पुरातात्विक आनुवंशिक अध्ययन बताते हैं कि उनका डीएनए गायब नहीं हुआ। उसका कुछ हिस्सा आज के लोगों में अब भी मौजूद है। J2, G2A और EV13 जैसे हैप्लोग्रुप प्राचीन कांस्य और लौह युग के कंकालों में मिले हैं और आज भी पाए जाते हैं। यह दर्शाता है कि प्रागैतिहासिक बसने वालों और मौजूदा बाल्कन जनसंख्या के बीच कुछ आनुवंशिक निरंतरता बनी रही। लेकिन ये धरती पर बहने वाली आखिरी लहरें नहीं थीं। उत्तर से एक और प्रवास आने वाला था। इतिहास के सबसे बड़े बदलाव अक्सर चुपचाप आते हैं, परिवारों के रूप में, सेनाओं के नहीं। 6वीं से 7वीं सदी ईस्वी के बीच शुरुआती स्लाविक भाषाएं बोलने वाले समूह दक्षिण की ओर बाल्कन में बसने लगे। पुरातत्व और लिखित अभिलेख बताते हैं कि यह एक क्रमिक बसावट थी, कोई अचानक आक्रमण नहीं। आनुवंशिकी भी यही पैटर्न दिखाती है। R1A और I2A जैसे पुरुष वंश सूचक जीन पूरे क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो इन नए समुदायों के प्रसार को दर्शाते हैं। स्लाविक बसने वालों ने पहले की आबादी को हटाया नहीं, बल्कि उनसे मेल मिलाप किया, जिससे नई भाषाएं और वंश की परतें जुड़ गईं। स्लाविक और स्थानीय बाल्कन जीन का यह मिश्रण आधुनिक मैसिडोनियन पहचान की नींव का अहम हिस्सा बना। अगर इस मेल जोल ने एक नई जनता बनाई, तो पहले के साम्राज्यों ने अपनी छाप कैसे छोड़ी? साम्राज्य सैनिकों से जीतते हैं, लेकिन नागरिकों से बदलते हैं। पहली से तीसरी सदी ईस्वी तक मैसिडोनिया रोमन साम्राज्य का हिस्सा था, जो व्यापार, यात्रा और बसावट के जरिए यूरोप और एशिया को जोड़ता था। इस आवागमन से नए लोग और नए जीन इस क्षेत्र में आए।
सर्बिया के विमिनासियम और उत्तर मैसेडोनिया के स्टोबी जैसे स्थलों के प्राचीन डीएनए में भूमध्य सागर, अनातोलिया और यहां तक कि उत्तरी अफ्रीका से जुड़ी आनुवंशिक झलकियां मिलीं। इससे पता चलता है कि रोमन प्रभाव केवल राजनीतिक या सांस्कृतिक नहीं था, उसने जैविक परिदृश्य को भी बदला। बाल्कन कई पीढ़ियों तक विविध आबादियों का संगम स्थल बन गया। लेकिन मैसेडोनिया की हर शाही कब्र इतिहासकारों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। क्या हो अगर इतिहास की सबसे प्रसिद्ध कब्रों में से एक गलत व्यक्ति की हो? 2025 में किए गए पुनः विश्लेषण ने उस कब्र की जांच की, जिसे लंबे समय से मकदूनिया के फिलिप द्वितीय की मानी जाती थी। अध्ययन में मृत्युकाल, अस्थि लक्षण और आइसोटोप डेटा को जोड़ा गया। यह प्रोफाइल फिलिप द्वितीय से मेल नहीं खाती थी। व्यक्ति की उम्र कम थी और उसके शरीर पर वे चोटें नहीं थीं जो फिलिप के बारे में जानी जाती हैं। स्ट्रॉन्शियम आइसोटोप मूल्यों ने संकेत दिया कि उसने बचपन शाही केंद्र से दूर बिताया था। इन सभी निष्कर्षों ने मिलकर यह दिखाया कि यह पहचान गलत थी और दशकों पुरानी कथा समाप्त हुई। अगर यह फिलिप द्वितीय नहीं था, तो क्या असली शाही वंश अब भी मैसेडोनिया की मिट्टी के नीचे छिपा हो सकता है? कभी-कभी संस्कृति जीन से भी तेज चलती है। कुमानोवो के पास ग्राडिश्टे में खुदाई कर रहे पुरातत्वविदों ने यूनानी शैली की इमारतों के अवशेष खोजे, स्तंभों के टुकड़े और छोटे मंदिर, जो चौथी सदी ईसा पूर्व के अंत के हैं। यह स्थल प्राचीन यूनानी नगर योजना की सीमाओं से परे है, जो दिखाता है कि कला और धार्मिक प्रभाव उम्मीद से कहीं आगे तक पहुंचे थे। कोई साक्ष्य यह नहीं बताता कि वहां बड़ी यूनानी आबादी रहती थी, बल्कि स्थानीय कारीगरों और निर्माताओं ने संभवतः संपर्क और व्यापार के जरिए इन शैलियों को अपनाया। यह उदाहरण दिखाता है कि सांस्कृतिक आदान प्रदान जनसंख्या के स्थानांतरण से स्वतंत्र रूप में भी हो सकता है। विचार सीमाएं पार कर सकते हैं बिना बड़े प्रवास के। अगर संस्कृति सीमाएं लांघ सकती है, तो क्या पहचान बिना वंश के भी हो सकती है? राष्ट्र कहानियों से बनते हैं, लेकिन जीन शांत सच्चाइयां बताते हैं। आधुनिक उत्तर मैसेडोनिया का गठन 1945 में यूगोस्लाविया का हिस्सा रहते हुए हुआ। इसकी राष्ट्रीय पहचान भाषा के मानकीकरण और साझा इतिहास की नई व्याख्या से बनी। फिर भी आनुवंशिकी एक और व्यापक तस्वीर दिखाती है। अध्ययनों से पता चलता है कि उत्तर मैसेडोनिया के लोगों के डीएनए में अनेक पुरानी आबादियों के संकेत हैं। अनातोलिया के नवपाषाणकालीन किसान, कांस्य युग के स्टेपी चरवाहे, रोमन और बीजेंटाइन बसने वाले, स्लाविक समूह और बाद की ऑन्टोमन प्रभाव। ये आनुवंशिक परतें अलगाव की नहीं, बल्कि सदियों की संपर्क और सह अस्तित्व की कहानी कहती हैं। इस क्षेत्र की विरासत एकल नहीं, बल्कि सामूहिक है, प्रवास, अनुकूलन और निरंतरता से बनी। और फिर भी एक शाही कड़ी शायद अब भी पहाड़ों में फुसफुसाती है। क्या हो अगर सिकंदर का असली संबंध किसी राजा से नहीं, बल्कि एक रानी से हो? ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि फिलिप द्वितीय की मां यूरिडाइस प्रथम एक प्रभावशाली महिला थीं, जिनकी उत्पत्ति शायद प्राचीन लिंकेस्टिस राज्य में हुई थी, जो आज के उत्तर मैसेडोनिया का हिस्सा है। ग्राडिश्टे के पास की खुदाइयों में उसी काल के अवशेष और ढांचे मिले हैं, जो किसी शाही या कुलीन उपस्थिति का संकेत देते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि भविष्य में इन अवशेषों के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए विश्लेषण से यह स्पष्ट हो सकता है कि यूरिडाइस या उनके परिजन इस क्षेत्र से जुड़े थे या नहीं। ऐसा निष्कर्ष सीधी वंशावली साबित नहीं करेगा, लेकिन यह बता सकता है कि अर्जियाड वंश की जड़ें कहां से शुरू हुईं, क्योंकि कभी-कभी किसी साम्राज्य की असली शुरुआत किसी विजेता के खून में नहीं, बल्कि उसकी दादी की भूली बिसरी हड्डियों में मिलती है।